अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक क्लास के चैप्टर नंबर 12 वेव्स एंड साउंड के कुछ टॉपिक्स हमारे जो थे वो रिमेनिंग थे और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट की थी कि इनके ऊपर भी वीडियो बनाई जाए। तो इसीलिए आज हम लोग मैट्रिक क्लास के चैप्टर नंबर 12 वेव्स एंड साउंड के जो थोड़े बहुत टॉपिक्स हमारे रहते थे वो कवर करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला जो है वो हमारे पास बिहेवियर ऑफ वेव्स है और यही मेन टॉपिक है जो आज इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग कवर करेंगे। इसके अंदर फिर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स आता है, जो कि आपको अगले वाले चैप्टर के अंदर भी जो है वो काम आएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि आप लोग जो है वो चैप्टर नंबर 12 मैट्रिक क्लास की और चैप्टर नंबर जो है वो आपके पास 13 और 14 दोनों के अंदर बेसिकली जो है ये रिफ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे आएगा और वहाँ पे मज़ीद इसको जो है वो आप लाइट की सेंस के अंदर पढ़ोगे भी। तो यहाँ पे आपको एक जो है वो थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाएगा कि रिफ्लेक्शन क्या होती है। इसके बाद इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स है और इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स जो है वो आपको काम आएगा चैप्टर नंबर मैट्रिक के अंदर। अगर बात करें हम लोग तो चैप्टर नंबर 15 के अंदर वहाँ पे भी, और फर्स्ट ईयर का जो आपका 9वां चैप्टर है नेचर ऑफ लाइट का, तो वहाँ पे भी आपके पास एक एक्सपेरिमेंट आएगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स से रिलेटेड है, जहाँ पे आप लोग लाइट की इंटरफेरेंस को जो है वो पढ़ रहे होते हो। तो इसका भी कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे अगर आपको मिल जाएगा तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। फिर हमारे पास टाइप्स हैं इंटरफेरेंस की, जो कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और एक दो कॉन्सेप्ट इसके अंदर और भी आते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स के अंदर ही, जो कि बीट्स वगैरह का कॉन्सेप्ट है। तो ये भी हम जो है वो इसी वीडियो के अंदर देख लेंगे। फिर आपके पास इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स से ही रिलेटेड एक और चीज़ आती है, जिसे हम लोग स्टेशनरी वेव्स या फिर इसे जो है आप लोग स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हो, स्टैंडिंग वेव्स। तो ये भी हम लोग आज इस वीडियो के अंदर देख लेंगे। और फिर सबसे आखिर में एक ब्रांच है बेसिकली साइंस की, जिसे हम लोग अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। तो ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है या फिर इसके अंदर हम लोग कौन सी वेव को इस्तेमाल करते हैं साउंड की, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम लोग इसी वीडियो के अंदर देख लेंगे। तो ये हमारे मेन टॉपिक्स हैं जो आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने कवर करने हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स से। और अगर आप लोग अपनी बुक के अंदर जो मटेरियल लिखा हुआ है वो पढ़ो तो सबसे पहले उन्होंने कैसे स्टार्ट किया हुआ है, रिफ्लेक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। और अगर आप लोग अपनी बुक के अंदर जो मटेरियल लिखा हुआ है वो पढ़ो तो उन्होंने सबसे पहले तो आपको एग्जाम्पल दे के एक आपके जहन में जो है वो क्वेश्चन राइज करने की कोशिश की है, ताकि आप लोग रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स तक जो है पहुँच सको। तो एग्जाम्पल्स वो कौन सी हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप लोगों ने इस तरह का जो है वो सीन देखा है कि आप कहीं पे खड़े हुए हो और आप क्लैपिंग करो या फिर आवाज़ लगाओ और कुछ देर गुजरने के बाद आपको वही वाली क्लैप की जो साउंड है या फिर आपकी अपनी जो आवाज़ है वो कुछ देर गुजरने के बाद दोबारा से सुनाई दे। कभी ऐसे बड़ी पहाड़ी के ऊपर आप चढ़े हो, कभी कोई ऊंची जगह के ऊपर आप हो यहाँ पे, और यहाँ से जो है वो आपने जो है वो साउंड एमिट किया, क्लैप किया या फिर जो है वो मुंह से कोई आवाज़ निकाली और कुछ देर बाद जो है वो आपको वही वाला साउंड वापसी सुनाई दिया हो। तो ऐसा आप लोगों ने जो है वो मूवी के अंदर भी देखा होगा। काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर ऐसे सीन होते हैं जिसके अंदर ज़ोर से वो शाउट करते हैं तो कुछ देर बाद गुजरने के बाद जो है उनको अपनी ही आवाज़ वापसी सुनाई दे रही होती है। इसके अलावा एक और एग्जांपल उन्होंने दी भी है कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर फ़र्ज़ करो कि ये आपके पास जो है वो पानी का एक टब है और इसके अंदर जो आपने पत्थर फेंका, स्टोन फेंका या फिर किसी भी किस्म से जो है वो वेव्स प्रोड्यूस हुई, और जैसे ही वो आके जब उन्होंने जो है वो इसकी बाउंड्री को हिट किया तो वो वापसी आ गई। पहले आपको जो है वो यूं जाती हुई नज़र आ रही थी और जैसे ही इन वेव्स ने इस बाउंड्री को हिट किया वो टर्न बैक हो गई। मतलब कभी आपने इस तरह से देखा है कि जो पानी के ऊपर वेव्स बनती है वो एंड्स के साथ टकरा के, यानी कि बाउंड्री के साथ टकरा के वापसी आ जाए। तो ये एक एग्जांपल है। और फिर उन्होंने जो है वो आपकी बचपन की एक याद ताज़ा करने के लिए एक और आपको एग्जांपल दी है कि क्या कभी आप लोगों ने बचपन के अंदर ये वाली चीज़ की है कि ये आपके पास जो है वो यहाँ पे सूरज है और क्या करो आप कि एक शीशा लो
मिरर लिया हो आपने और सूरज की जो रोशनी है वो इस मिरर के ऊपर पड़ रही हो और यहाँ पे कहीं पे आपके किसी ऐसी जगह के ऊपर कि जहाँ पे सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं पहुँच सकती। फ़र्ज़ करो कि ये कोई घर है या फिर इस तरह की कोई चीज़ है और यहाँ पे आपका कोई जो है वो दोस्त खड़ा हुआ है या फिर घर वाला कोई खड़ा हुआ है और आपने क्या किया हो कि मिरर से जो है वो उसकी आंखों में इस तरह से रेज़ जो है वो मारी हों। या फिर हम लोग बचपन में इस तरह से भी करते थे कि घड़ी पहनी होती थी तो घड़ी से क्या करते थे कि हम लोग सूरज की रोशनी जो है वो घड़ी के ऊपर लेते थे और इस तरह से जो है वो उसको किसी भी जगह पे या किसी की आंखों के अंदर या फिर किसी और जगह के ऊपर जो है वो आप लोग मार के देख रहे होते थे। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स जो हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, फिर इसके अंदर क्या बताया हुआ उन्होंने। ये बेसिकली रिफ्लेक्शन का ही अमल है, वेव्स की रिफ्लेक्शन का अमल है। और रिफ्लेक्शन होती क्या है, अब अगर हम लोग जो है वो समझें, ये सारी तो इसकी एग्जांपल्स हो गई ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग जो है वो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन देखें तो जो हमने एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस किए वो सारी की सारी खुद ही समझ में आ जाएंगी कि वो क्या चीज़ होती है, फिर वो क्यों हो रही होती है हमारी डेली लाइफ के अंदर। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स क्या है, अगर डेफिनेशन की बात करें तो द बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स फ्रॉम a surface is called reflection. रिफ्लेक्शन क्या है? द बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स का बाउंस बैक हो जाना फ्रॉम अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। कि आपके पास एक सरफेस हो और वेव जो है वो आके इससे टकराए और टकराने के बाद जो है वो बाउंस बैक हो जाए, उसी मीडियम के अंदर बाउंस बैक हो जाए। तो इस प्रोसेस को, इस वाली चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। इस वाली चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ जो है वो आपके पास चीज़ें भी होती हैं। ये जो आपके पास रे आके सरफेस, फर्ज करो कि ये कोई बैरियर है या फिर ये कोई सरफेस है जिसके ऊपर जो है वो लाइट आके टकराई है। अगर हम लोग लाइट की एग्जांपल लें, जो कि काफ़ी जो है वो एक अच्छी एग्जांपल है जिससे आपको जो ये चीज़ समझ में आएगी। तो फ़र्ज़ करो कि ये लाइट रे है और ये आपके पास क्या है? मिरर है। और ये चीज़ आप बेसिकली अगले चैप्टर के अंदर भी पढ़े होंगे, चैप्टर नंबर 13 या 14 के अंदर, दोनों के अंदर। तो फ़र्ज़ करो कि आपके पास एक सरफेस है और ये लाइट रे है जो आई और मिरर के ऊपर जो है वो स्ट्राइक किया इसने इसको, और क्या होगा, या फिर डेली लाइफ के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो रे है ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी बाउंसिंग बैक को कि जो हमारी वेव ने किया है, एक मीडियम से आई, मिरर को टकराया या फिर सरफेस से जो है ये स्ट्राइक हुई और उसी मीडियम के अंदर जो है वो बाउंस बैक हो गई, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब इसके अंदर जो रे हमारे पास किसी सरफेस के ऊपर जाके हिट करती है, जो रे आके, जिस रे ने आके सरफेस को हिट किया है उसे हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे, क्योंकि ये इंसिडेंट हुई है इस सरफेस के ऊपर और ये आपके पास सरफेस होता है, और जो रे आपके पास बाउंस बैक होती है या फिर सरफेस को हिट करने के बाद उसी मीडियम में दोबारा चली जाती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो हमें मिली है, रिफ्लेक्टेड रे। और फिर कुछ मज़ीद टर्म्स भी होती हैं, हम लोग यहाँ पे जो है वो एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जो कि इस पॉइंट ऑफ जिस पॉइंट के ऊपर जाके पड़ती है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, सरफेस के साथ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ये सारी चीज़ें आपको अगले चैप्टर के अंदर मिलेंगी भी, लेकिन वो इन सेंस ऑफ लाइट होंगी। और यहाँ पे हम लोग तमाम वेव्स को जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। वो साउंड वेव्स भी हो सकती हैं, लाइट वेव्स भी हो सकती हैं। यहाँ पे जो इंसिडेंट रे एंगल बनाता है नॉर्मल के साथ, उसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसी तरह फिर यहाँ पे जो आपके पास एंगल बनता है उसे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब चूँकि यहाँ पे हम लोग जनरल बात कर रहे हैं, ये लाइट रे भी हो सकती है, साउंड वेव भी हो सकती है और किसी और किस्म की भी वेव हो सकती है, तो सब के अंदर यही वाली सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। रिफ्लेक्शन क्या है? कि लाइट
रे आए या फिर कोई और साउंड वेव आए और वो किसी सरफेस से, किसी बैरियर से जो है वो स्ट्राइक हो और बाउंस बैक हो जाए उसी सेम मीडियम के अंदर, तो सिंपली ये जो चीज़ होती है हमारे पास, इसे हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसके बाद कुछ आपको जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से रिलेटेड जो है वो चीज़ें या फिर एग्जांपल्स दी हुई हैं, वो भी जो है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, अब चूँकि ये वाला जो चैप्टर है ये वेव्स एंड साउंड है, तो तभी सबसे पहले तो उन्होंने जनरल बात कर दी जो कि आपको जो है वो तमाम वेव्स के बारे में बता दिया, और फिर यहाँ पे जो है वो ये लोग जो है डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की, कि साउंड जो है वो किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है, और बेसिकली इसके जो है वो आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो है उन्होंने दिए हुए हैं, उनके ज़रिए से जो आपको समझाया हुआ है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है वो किस तरह से होता है। अच्छा, इसके अंदर आपको एक और जो है वो मेन पॉइंट या फिर समझ लो कि एक याद करने वाली जो चीज़ है, जो एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या है। सबसे पहले तो हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, आप लोग अगले चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। रिफ्लेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, अगले चैप्टर के अंदर आप लोग पढ़ोगे जब आप लोग इमेज वगैरह का कॉन्सेप्ट जो वो देख रहे होंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर या फिर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट जो है वो हम इसको जो है इमेज बोल रहे होते हैं, इज इमेज। और ये वाली जो है ये हम लोग चीज़ इन सेंस ऑफ लाइट बोल रहे हैं। यही होता है, मिरर क्या करता है बेसिकली कि ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन जो है वो हमें दिखाता है। ये फ़र्ज़ करो कि आपके पास ये मिरर है और यहाँ पे जो आपने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब क्या होता है कि यहाँ से लाइट रे जाती है और रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, और फिर यहाँ से एक और लाइट रे जाती है और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसकी जो इमेज है वो बेसिकली हमें यहाँ पे नज़र आ रही होती है, इसकी जो इमेज है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही होती है। ये सारी चीज़ें आप लोग जो अगले चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। तो बेसिकली इमेज क्या होती है, ये रिफ्लेक्शन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। ये कॉन्सेप्ट है कि रिफ्लेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट जो है उसको हम लोग इमेज बोलते हैं। इसकी डिटेल के अंदर हम लोग नहीं जा रहे क्योंकि हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है अगले चैप्टर के अंदर। तो रिफ्लेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट को हम लोग इमेज बोल रहे होते हैं। तो इसी तरह रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, इको। ये चीज़ आपने जो वो याद रखनी है। मतलब ये कि फ़र्ज़ करो कि वही वाली एग्जांपल है कि आप किसी पहाड़ के ऊपर खड़े हो या किसी ऊंची जगह पे खड़े हो या फिर किसी बड़े हॉल में खड़े हो जो बिल्कुल खाली है, और वहाँ पे आप जो है शाउट करो या फिर जो है एक क्लैप कर दो। अब ये जो है ये आपका ओरिजिनल साउंड हो जाएगा, या फिर इसे आप बोलो कि ये इंसिडेंट वेव है साउंड की। और साउंड फ़र्ज़ करो कि आपके पास जो है वो बैरियर है और यहाँ से आपने जो है शाउट करना स्टार्ट किया या फिर वेव जो है वो निकालना स्टार्ट की, साउंड वेव जो निकालना स्टार्ट की। अब यहाँ से साउंड वेव जो ट्रैवल करती यहाँ तक पहुँची, और इस बैरियर को जब उसने हिट किया तो क्या हुआ कि यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो गई। आप यहाँ पे खड़े हुए थे और आपने जो है वो कुछ इस तरह से साउंड को एमिट किया और ये गई यहाँ से जो है वो इसने इसको हिट किया और दोबारा जो है ये वापसी आ गई, ये वापसी आ गई और आपने जो है वो इस साउंड को सुना। तो ये वाली जो आपके पास साउंड वेव थी इसे आप लोग बोलोगे कि ये इंसिडेंट वेव है, साउंड वेव है, इंसिडेंट साउंड वेव। और जो ये वाली है ये आपके पास रिफ्लेक्टेड साउंड वेव कहलाएगी। और जो ये साउंड वेव आपने सुनी है रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, इसे हम लोग इको बोलते हैं। मतलब जो आप लोगों को सुनाई देगा साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इको। रिफ्लेक्शन के बाद जो भी साउंड आपको सुनाई दे उसे हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, इको। तो ये एक जो है वो कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने याद रखना है। और फिर आपको जो है उन्होंने साउंड की ही रिफ्लेक्शन के कुछ एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे जो है वो बताए हुए हैं, और वो काफ़ी आसान से एक्सपेरिमेंट्स हैं। वो सिर्फ आपको जो है समझाने के लिए बताए हुए हैं कि इस तरह से आप जो है वो साउंड की रिफ्लेक्शन को जो है वो देख सकते हो कि असल में जो साउंड है वो भी रिफ्लेक्ट होता है। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, वो कुछ इस तरह से है कि आपको बोला जा रहा है कि आप जो है वो एक बैरियर लो, इस तरह से कोई सी भी एक दीवार ले लो या फिर कोई सी भी जो है वो एक ऐसा रिजिड कोई एक ऐसी जो है वो चीज़ लो कि जिससे साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट हो। फिर आपने क्या करना है कि यहाँ से एक पाइप जो है वो इस तरह से लगाना है, पीवीसी का पाइप ले लो, पीवीसी का, और ये आप घर पे भी कर सकते हो एक्सपेरिमेंट।
एक पीवीसी का पाइप जो आपने यहाँ पे जो है वो इस तरह से लगाना है, और दूसरा जो है वो आपने कुछ इस तरह से लगाना है। दूसरा पाइप जो है वो आपने कुछ इस तरह से लगाना है, और बीच में जो है वो आप एक अपनी तसल्ली के लिए एक कार्डबोर्ड भी लगा दो। इस तरह से एक कार्डबोर्ड का मटेरियल भी लगा दो, ताकि यहाँ से यहाँ आवाज़ जो है वो रिफ्लेक्ट होके या फिर ट्रैवल होके ना जा पाए। ये कुछ इस तरह से होगा। ये जो है ये आपके पास कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड या फिर कोई भी जो है आप बैरियर बोल लो इसको, कि बीच में जो हमने बैरियर जो है वो लगा दिया है। और ये क्या है, ये सरफेस है या फिर इसे भी हम लोग जो है बैरियर बोलेंगे। ये सरफेस है या फिर आपके पास जो है वो बैरियर है। अब क्या करो कि यहाँ पे आप जो है वो वॉच रखो, छोटी वाली जो हम लोग हाथ पे पहनते हैं वो वाली, या फिर कोई सी भी जो है वॉच रखो, और यहाँ से जो है वो आवाज़ सुनना स्टार्ट करो। यहाँ पे अपना जो है वो कान लगा दो, यहाँ से आवाज़ सुनना स्टार्ट करो। तो लाजमी सी बात है, जब आप लोग यहाँ से जो वो सुनोगे तो आपको इस साउंड की टिक 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 की आवाज़ आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि साउंड जो है वो यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट हुआ, और ट्रैवल करते करते जो है वो यहाँ से जब सरफेस के ऊपर इसने स्ट्राइक किया तो यहाँ से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, और यही साउंड आपको रिफ्लेक्ट होते जो है यहाँ से सुनाई दिया। सीधा जो है वो कोई भी साउंड नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है एक बैरियर लगाया हुआ था या कार्डबोर्ड लगाया हुआ था अपनी तसल्ली के लिए। कोई भी साउंड जो है वो यहाँ से यहाँ हमें नहीं सुनाई दे रहा। ये क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन हुई है, कि यहाँ से जो साउंड एमिट हो रहा था, ये जो हल्का सा साउंड था हमारे पास घड़ी का, वो सीधा गया इस सरफेस को टकराया, और सरफेस से टकराने के बाद यहाँ से जो आपने सुना। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का जो प्रोसेस है या फिर जो एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे प्रूव हो गया कि जो हमारे पास साउंड वेव्स हैं वो भी रिफ्लेक्ट होती हैं। रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस है वो उसके अंदर भी हो रहा होता है। इसी तरह और भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं। इस एक्सपेरिमेंट के अलावा हम जो है वो आसान सा एक्सपेरिमेंट भी जो है वो कर सकते हैं। कैसा कि आप जो है वो पानी का पाइप ले लो, और बचपन में आप लोगों ने किया भी होगा, घरों के अंदर जो हम लोग खेलते हैं कि ये हमारे पास जो है पानी का पाइप है, और एक कमरे से जो दूसरे कमरे के अंदर ले जाओ इसको। फ़र्ज़ करो कि ये आपकी दीवार है कमरे की, ये आपकी जो दीवार है कमरे की, और यहाँ पे जो वो आप एक कमरे के अंदर लेके चले जाओ इसको, और यहाँ पे जो है दूसरे कमरे के अंदर लेके चले जाओ। यहाँ पे आप खड़े हो, और यहाँ पे जो है वो दूसरे बंदे को या अपने दोस्त को या अपने किसी घर वाले को जो खड़ा कर दो, और यहाँ से बोलना स्टार्ट करो। तो आप जब बोलोगे तो आपका जो साउंड है या फिर जो आप साउंड वेव्स एमिट कर रहे हो, बेसिकली क्या होगा कि रिफ्लेक्ट होती आपके दोस्त को या आपके किसी भी घर वाले को जो सुनाई दे रही होगी। फिर जब आप बोलना बंद करोगे और वो वहाँ से बोलना स्टार्ट करेगा, तो आपको दोबारा से जो है अपनी इस बंदे की जो आवाज़ है वो रिफ्लेक्ट होती जो है यहाँ पे सुनाई देगी। तो ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की जो है वो एक एग्जांपल है। और इसके अलावा जो है वो इसी चीज़ को अगर हम लोग देखें तो मेडिकल पर्पस के अंदर भी जो है वो उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। आप लोगों ने स्टेथोस्कोप देखे होंगे। स्टेथोस्कोप जो है वो इसकी एक और एग्जांपल है, जो कि डॉक्टर्स वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं हार्ट बीट वगैरह जो है वो सुनने के लिए, या फिर किसी भी हल्का सा साउंड बॉडी के अंदर जो सुनने के लिए। ये स्टेथोस्कोप इस तरह का होता है, सब ने देखा होगा। बीपी वगैरह चेक करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर। तो इसके अंदर क्या हो रहा होता है, इसके अंदर भी बेसिकली जो है वो यही वाला प्रोसेस हो रहा होता है। ये पाइप्स होते हैं छोटे छोटे, जो कि साउंड वेव को जो है वो रिफ्लेक्ट करते जो है हमारे दोनों कानों तक पहुंचा रहे होते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की। तो जितने भी हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई थी आपकी बुक के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से रिलेटेड या फिर रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर, जो कि इंटरफेरेंस ऑफ साउंड है या इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स है। सबसे पहले तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। और अगर इसको हम लोग डिफाइन करें तो इंटरफेरेंस का मतलब क्या कि इंटरफेयर करना, इंटरेक्ट करना। और अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखें तो जो आपके पास इंटरफेरेंस है वो बेसिकली इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन ऑफ टू वेव्स
दो वेव्स अगर आपस में इंटरेक्ट करें पासिंग थ्रू द सेम मीडियम, जो कि सेम मीडियम से पास हो रही हूँ, पासिंग थ्रू द सेम मीडियम, दो वेव्स सेम मीडियम से जो पास हो रही हूँ, अगर वो आपस में इंटरेक्ट करें पासिंग थ्रू द सेम मीडियम ऑफ स्पेस इन सेम टाइम, तो ये आपके पास क्या चीज़ कहलाती है? इंटरफेरेंस। ये आपके पास क्या चीज़ कहलाती है? इंटरफेरेंस। कि दो वेव्स हों जो कि सेम मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रही हूँ, पास हो रही हूँ, और सेम टाइम के अंदर पास हो रही हूँ, जब वो आपस में इंटरेक्ट होंगी तो उनकी जो इंटरेक्शन है उसे हम लोग इंटरफेरेंस बोलते हैं। और इसकी जो एग्जांपल है वो आप लोगों को कुछ इस तरह से दी हुई है आपकी बुक के अंदर, कि वाटर के अंदर जो हम लोग स्टोन थ्रो करते हैं, ये चीज़ जो आप लोग खुद भी करके देख सकते हो, और आप लोगों ने ऑब्जर्व भी की होगी कि फ़र्ज़ करो कि ये आपके पास जो है वो एक टब है या फिर कहीं पे जो है वो पानी है, और आप दो पत्थर जो है वो एक साथ फेंको, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो क्या होगा कि दोनों जो ये स्टोन्स हैं ये वेव्स प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ से भी आपके पास जो है वो वेव जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी, और इस पॉइंट से भी जो आपके पास वेव्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। और आपको जो है वो एक जहाँ पे ये वेव्स आपस में मिल रही होंगी, आपको एक पैटर्न दिखता हुआ जो नज़र आएगा। एक जो है वो ब्राइट और डार्क इंटरफेरेंस का पैटर्न दिखता हुआ जो नज़र आएगा। मतलब ये दोनों वेव्स आपस में इंटरफेयर हो रही होंगी। तो ये जो दोनों वेव्स आपस में इंटरफेयर हो रही हैं, इसे हम लोग इंटरफेरेंस बोलते हैं। और अब इंटरफेरेंस जो है वो दो तरह की हो सकती है। सबसे पहले तो इंटरफेरेंस हमने यहाँ पे समझ ली कि किस तरह से होती है, फिर क्या होती है। इंटरफेरेंस इंटरेक्शन है दो वेव्स का जो कि सेम मीडियम से पास हो रही हो, हमारे पास मीडियम है, सेम मीडियम है, और सेम टाइम के अंदर, मतलब दोनों पत्थर एक साथ फेंको तो सेम टाइम के अंदर जो दो वेव्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुई हैं वो जब आपस में इंटरेक्ट करेंगी, तो इस प्रोसेस को या फिर इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। और जो ये इंटरफेरेंस होगा वो दो तरीक़ों से हो सकता है, और वो दो तरीके कौन कौन से हैं वो हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो वो आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सबसे पहली जो बेसिकली ये टाइप्स है इंटरफेरेंस की, सबसे पहला कौन सा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा जो आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को ही यहाँ पे डिस्कस करें, बल्कि दोनों को एक साथ कर लेते हैं। इस साइड के ऊपर जो है वो हम लोग कंस्ट्रक्टिव को देख लेते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरी साइड पे जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और यहाँ पे जो हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को देख लेते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और नाम से ही यहाँ पे जाहिर हो रहा है कि, अच्छा इसको भी पूरा कर दो, नाम से ही यहाँ पे जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पे क्या होगा कि कुछ डिस्ट्रक्टिव देखने को मिलेगा। अच्छा, अब हमने वेव्स को जो है वो किस तरह से समझा हुआ है? क्रस्ट और ट्रफ की सूरत में हमने समझा हुआ है। तो यहाँ पे भी जो हम लोग उसी तरह से बात करते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? कि जब दोनों वेव्स का, जब जो आपके पास ये दोनों वेव्स हैं, जो यहाँ पे हमने बताया कि दो वेव्स जब आपस में इंटरफेयर करेंगी, इंटरेक्ट करेंगी, जो कि सेम मीडियम से पास हो रही हूँ, सेम टाइम के अंदर पास हो रही हूँ, अगर इन दोनों वेव्स का, फ़र्ज़ करो कि ये आपके पास एक वेव है और ये वाली जो है ये आपके पास दूसरी वेव है, ये आपके पास दूसरी वेव है, अगर इन दोनों वेव्स का क्रस्ट, ये आपके पास क्रस्ट है और इसे जो हम लोग ट्रफ बोलते हैं नीचे वाला, और ये दूसरी वाली वेव का क्रस्ट है और ये उसका जो है वो आपके पास ट्रफ है। अगर इन दोनों का जो क्रस्ट है और जो ट्रफ है एक साथ जो है वो आपस में मिल रहा है, या फिर इस तरह से ये लोग आपस में जो इंटरफेयर कर रही हैं कि पहली वाली वेव का क्रस्ट और दूसरी वाली वेव का क्रस्ट एक साथ मिल रहा है, और पहले वाली वेव का ट्रफ और दूसरी वाली वेव का ट्रफ दोनों एक साथ जो है वो आपस में इस तरह से मिल रही हैं,
तो जो आपको जो है वो इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। अब फर्ज करो कि ये दोनों जो है आपस में इस तरह से मिल गई, एक वेव वहाँ से आ रही थी, एक वेव यहाँ से आ रही थी, और हुआ क्या कि इसका क्रस्ट और इसका क्रस्ट दोनों आपस में मिल गए और ट्रफ जो है वो आपस में मिल गए। तो अब यहाँ पे आपको जो है वो क्या चीज़ देखने को मिलेगी कि इनका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ गया है, इनका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ गया। ये दोनों जो क्रस्ट हैं ये आपस में ऐड हो जाएंगे और ये जो दोनों ट्रफ हैं ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो आपको क्या होगा कि वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो बड़ा दिखेगा या फिर बढ़ता हुआ इंक्रीज़ होता हुआ जो दिखेगा। अगर इस तरह की कंडीशन हुई तो आपको किस तरह की चीज़ जो देखने को मिलेगी कि जो इसका एम्पलीट्यूड है वो बढ़ गया है। अब मतलब ये कि फर्स्ट और सेकंड वाली दोनों आपस में ओवरलैप हो गई या फिर दोनों ने जो है वो आपस में इंटरफेरेंस किया, और इंटरफेरेंस होने के बाद जो है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। पहले अगर इतना था तो अब बढ़ के जो है वो काफ़ी ऊपर तक चला गया है, और पहले अगर ये वाला इतना था तो ये बढ़ के काफ़ी नीचे तक चला गया है। तो ये जो आपके पास एम्पलीट्यूड है ये बढ़ जाएगा अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या कि क्रस्ट पहली वाली का और दूसरी वाली का क्रस्ट दोनों जो है आपस में सुपरपोज जो है वो आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं, और पहली वाली का ट्रफ और दूसरी वाली का ट्रफ भी जो है आपस में इस तरह से इंटरफेयर कर रहे हैं। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो आपको बढ़ता हुआ या इंक्रीज़ होता हुआ जो है नज़र आएगा। और अगर आप जो है वो इंटरफेरेंस के बाद का एम्पलीट्यूड निकालना चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो कितना बड़ा हो गया, तो आप क्या करो कि पहली वाली वेव का जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड क्या मतलब, जैसे फ़र्ज़ करो कि आपके पास वेव है तो एम्पलीट्यूड बेसिकली हमने पढ़ा हुआ है। तो फ़र्ज़ करो कि ये आपके पास एक वेव है तो एम्पलीट्यूड का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। फ़र्ज़ करो कि पहली वाली का जो था वो y1 था और जो सेकंड वाली का था वो आपके पास y2 था, आपके पास y2 था। तो जो इंटरफेरेंस के बाद अब एम्पलीट्यूड के अंदर इजाफा हो गया वो किसके बराबर होगा, y1 + y2। अलजेब्रिक सम ऑफ द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन। फर्स्ट वाली का एम्पलीट्यूड और सेकंड वाली का एम्पलीट्यूड इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास जो नई वेव आई है उसका एम्पलीट्यूड आएगा, मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये आपके पास जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। और इस केस के अंदर आपको बेसिकली ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिलती हैं। कंस्ट्रक्टिव जहाँ पे भी इंटरफेरेंस होता है आपको ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिलती हैं। अगर हम लोग इन सेंस ऑफ लाइट बात करें, लाइट वेव्स की बात करें तो लाइट वेव्स जहाँ पे भी इंटरफेयर होती हैं, अगर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर हो रही हैं तो वहाँ पे आपको ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगी। और इसकी जो है वो मैं एक पिक्चर यहाँ पे जो लगा के इसको समझाने की कोशिश कर दूँगा कि ब्राइट फ्रिंज किसको बोलते हैं। और अगर साउंड वेव हुई तो यहाँ पे आपको जो उसका एम्पलीट्यूड है यानी कि जो साउंड की इंटेंसिटी है वो बढ़ती हुई दिखेगी, यानी कि मैक्सिमम साउंड आएगा। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो मतलब साउंड जो है वो तेज़ सुनाई देगा अगर इस तरह से जो इंटरफेरेंस हुआ। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि फ़र्ज़ करो कि ये आपके पास जो है वो पहली वेव है, ये आपके पास पहली वेव थी, ये इसका क्रस्ट था और ये जो था ये इसका ट्रफ था। और हुआ क्या इस बार कि हमारे पास जो सेकंड वेव थी उसका ट्रफ और सेकंड वाली वेव का जो क्रस्ट है वो कुछ इस तरह से आ गए। ये आपके पास क्या है, ट्रफ, और ये आपके पास क्या है, क्रस्ट, और ये दोनों आपस में मिल गए। अब किस तरह से मिल रहे हैं कि पहली वाली का क्रस्ट और दूसरी वाली का ट्रफ ये दोनों आपस में जो है वो मिल रहे हैं, और पहली वाली का ट्रफ और दूसरी वाली का क्रस्ट, मतलब इस तरह से जो आपस में अगर वेव मिल रही हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर यूं वेव आपस में मिली तो होगा क्या कि ये जो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा बेसिकली वो वेव को ख़त्म कर देगा। वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो आपके पास ज़ीरो हो जाएगा, वो इंक्रीज़ नहीं होगा बल्कि डिक्रीज़ होगा। या तो ज़ीरो होगा अगर सेम फ्रीक्वेंसी की है या सेम एम्पलीट्यूड था इनका, तो और अगर थोड़ा बहुत डिफरेंट है तो आपके पास डिक्रीज़ होगा। तो फ़र्ज़ करो कि ये जो था वो आपके पास पहली वाली का सेकंड वाली का जो है वो एम्पलीट्यूड है और ये जो है ये आपके पास फर्स्ट वाली का एम्पलीट्यूड है। अब ये दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे आपस में, क्योंकि ये जो है वो इस तरह से मिल रहे हैं आपस में कि इसका क्रस्ट और इसका ट्रफ आपस में मिल रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और यहाँ पे रिज़ल्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी और दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हुआ तो फिर जो रिज़ल्ट मिलेगा आपको वो एक स्ट्रेट लाइन
वेव जो है वो ख़त्म हो जाएगी, वेव जो है यहाँ पे बचेगी नहीं। इसे हम लोग डार्क फ्रिंज बोलते हैं। अगर लाइट की सेंस के अंदर हम लोग बात करें तो डार्क फ्रिंज, और अगर साउंड की एग्जांपल लें तो यहाँ पे मिनिमम, यानी कि साउंड जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा कम सुनाई देगा या फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा अगर इस तरह से इंटरफेरेंस हुआ तो। और अगर एम्पलीट्यूड और जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है या फिर दोनों वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो अलजेब्रिक सम से जो है वो आपको इनकी वैल्यू मिलेगी, यानी कि y1 माइनस का y2। अगर ये दोनों सेम हुए तो ज़ीरो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, वेव बचेगी नहीं। और अगर थोड़ा बहुत जो है फ़र्क हुआ तो आपको जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज़ होता हुआ दिखाई देगा, मतलब कुछ इस तरह का रिजल्ट जो आपके पास आएगा। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थे, और उसकी एग्जांपल भी जो है वो हमने यहाँ पे देख ली। इसके बाद अब जो है वो हम लोग, ये तो हमने जनरल बात की ना, वेव्स की टर्म में बात की। अब अगर जो है वो हम लोग साउंड की सेंस के अंदर बात करें तो इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स या फिर सिर्फ साउंड, तो हम कैसे देख सकते हैं डेली लाइफ के अंदर या फिर कैसे पहचान सकते हैं इंटरफेरेंस ऑफ साउंड को। अच्छा, यहाँ पे तो हमने क्रस्ट और ट्रफ की बात की ना। साउंड वेव्स के अंदर क्या होता है? कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, ये दो चीज़ें आप लोगों को जो है वो याद होंगी, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। इन चीज़ों को जो है वो हम लोग कंप्रेशन बोलते हैं, और इसे जो है वो हम लोग रेयर फ्रैक्शन बोल रहे होते हैं। फिर आपके पास जो है वो कंप्रेशन आती है, और फिर आपके पास जो है वो रेयर फ्रैक्शन आ रही होती है। तो साउंड वेव के अंदर भी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का जो आपके पास कॉन्सेप्ट है वो इसी तरह से होगा कि अगर दो वेव्स हैं और एक वेव का कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन ये दोनों आपस में जो मैचअप कर रहे हैं, तो आपके पास क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस केस के अंदर, क्योंकि इसकी कंप्रेशन फर्स्ट वाले की और सेकंड वाले की कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन ये दोनों आपस में अगर इस तरह से इंटरफेयर करेंगे तो जो साउंड की इंटेंसिटी है या फिर जो साउंड आपको सुनाई देगा वो तेज़ सुनाई देगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और अगर ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए, बल्कि इसकी बजाय ऐसा हो जाए कि रेयर फ्रैक्शन जो है वो आपका पहली वाली वेव का कंप्रेशन और दूसरी वाली वेव का रेयर फ्रैक्शन इस तरह से आ जाए, मतलब ऑल्टरनेट वे में आ जाए इस तरह से, तो जो आपको चीज़ मिलेगी वो साउंड जो है वो आपको क्या किस तरह से उसकी जो साउंड आवाज़ है, मतलब आप उसकी जो इंटेंसिटी है वो आपको डिक्रीज़ होती हुई नज़र आएगी। अगर इस तरह से हुआ कि पहली वाली का कंप्रेशन और दूसरी वाली का रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन इसका जो है वो रेयर फ्रैक्शन, इसका कंप्रेशन, फिर इसका कंप्रेशन, इसका रेयर फ्रैक्शन, तो इसके अंदर क्या होगा कि फिर आपको जो इसकी इंटेंसिटी वो डिक्रीज़ होती हुई सुनाई देगी, मतलब वहाँ पे साउंड जो है वो कम हो जाएगा। अच्छा, ये दो चीज़ें तो हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए जो वो डिस्कस कर ली, जो कि पीछे हमने जनरल के अंदर क्या किया था, क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में जो बात की थी। अब इसका जो एक्सपेरिमेंट है जो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ वो किस तरह से दिया हुआ है कि ये आपके पास जो है वो सोर्स है, ये आपके पास फर्ज करो कि सोर्स है कि जो साउंड को जो है प्रोड्यूस कर रही है, और आप इस तरह से करो कि एक स्पीकर जो है वो यहाँ पे लगा दो और यहीं से निकाल के जो है वो एक स्पीकर यहाँ पे लगा दो, और स्पीकर जो है वो कुछ इस तरह से लगाओ कि एक जो है वो यहाँ पे आपने लगाया हुआ है और एक जो है वो आपने कुछ यहाँ पे लगाया हुआ है, और दोनों में से सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड जो है वो सेम एम्पलीट्यूड का साउंड जो है वो निकल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सोर्स है वो एक ही है, और यही जो है वो इस वाले स्पीकर को भी जो है वो साउंड प्रोवाइड कर रही है और इस वाले स्पीकर को भी जो है साउंड प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो आप एक अपना मार्क कर लो, एक लाइन मार्क कर लो जो कि कुछ डिस्टेंस के ऊपर होगी, तकरीबन 2 मीटर या इस तरह से कुछ जो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। तो और ये इसका डिस्टेंस कितना ये भी बताया हुआ है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर बताई हुई हैं, ये हम लोग सिर्फ जो है वो ऐसे ही जनरली देख रहे हैं कि होगा क्या। तो यहाँ से जो ये वाला स्पीकर साउंड जो है वो प्रोड्यूस करवाएगा और इस तरह से जो वो आगे तक जाएगा साउंड, और यहाँ से जो ये वाला स्पीकर साउंड को एमिट करेगा, और यहाँ पे इन दोनों का इंटरफेरेंस होगा, इस वाली साउंड वेव्स का जो कि ये वाला स्पीकर जो है वो एमिट कर रहा है और ये वाला जो स्पीकर साउंड एमिट कर रहा है, ये दोनों यहाँ पे जो इंटरफेयर करेंगे आपस में।
ये दोनों जब आपस में इंटरफेयर करेंगी तो आपको यहाँ पे पैटर्न ऑफ इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरफेयर कर रही हैं, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि अगर दो वेव जो है वो सेम मीडियम से पास हो रही हों और सेम टाइम के अंदर पास हो रही हो तो वहाँ पे इंटरफेरेंस होता है। और वो किस किस तरह से होता है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो अब यहाँ पे आपको इन दोनों चीज़ों की जो है वो मिक्सअप मिल रहा होगा किसी पॉइंट के ऊपर, जो हमारे पास दोनों की साउंड वेव्स हैं वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही होंगी और किसी पॉइंट के ऊपर जो है वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही होंगी, क्योंकि ये दोनों जो है वो सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी की हैं, दोनों जो है वो सेम आपके पास साउंड है, तो इनका जो इंटरफेरेंस होगा वो आपको यहाँ पे एक पैटर्न मिलेगा। और वो आपको किस तरह से देखने को मिलेगा, बुक के अंदर जो आपकी एग्जांपल बनाई हुई है वो कुछ इस तरह से बनाई हुई है, कुछ इस तरह से बनाई हुई है कि यहाँ पे आपके पास साउंड जो है वो मैक्सिमम होगा क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, यहाँ पे जो आपके पास साउंड मिनिमम होगा क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। यहाँ पे फिर जो आपको एक मैक्सिमम साउंड देखने को मिलेगा या फिर सुनने को मिलेगा, फिर यहाँ पे जो इसी तरह से मिनिमम। तो इस तरह से ऑल्टरनेट वे के अंदर आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम साउंड जो वो देखने को मिलेंगे। और आप कैसे सुनोगे, यहाँ पे जो है वो आप जो है वो यहाँ से चलना स्टार्ट करो, एक कान ब्लॉक कर दो और दूसरे कान से जो है वो आवाज़ सुनना स्टार्ट करो और यहाँ से जो है ट्रैवल करते 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 यूँ जाओ, तो आपको वाकई में जो है वो ये चीज़ देखने को मिलेगी कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि जहाँ पे आपको साउंड जो है वो तेज़ सुनाई दे रहा है और कुछ पॉइंट ऐसे आ रहे हैं कि जहाँ पे आपको साउंड बिल्कुल हल्का सुनाई दे रहा है। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है इससे आप इंटरफेरेंस ऑफ साउंड जो है वो देख सकते हो। या फिर अगर कान नहीं लगाना तो आप यहाँ पे एक माइक्रोफोन भी जो है वो इस तरह से मूव करवा सकते हो, जिससे आपको पता लगेगा कि किस पॉइंट के ऊपर या फिर कहीं पे जो है वो आपको साउंड की जो वैल्यू मिल रही है या फिर जो साउंड सुनाई दे रहा है वो मैक्सिमम सुनाई दे रहा है और कहीं पे जो आपको हल्का सुनाई दे रहा है। तो ये ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस इन सेंस ऑफ लाइट आती हैं। और अगर साउंड की बात करें तो मैक्सिमम मिनिमम जो है वो आपको इस तरह से जो इंटरफेरेंस का पैटर्न है वो देखने को मिलेगा। तो ये आपके पास जो था वो इंटरफेरेंस से रिलेटेड इंटरफेरेंस ऑफ साउंड से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट था। अब एक और चीज़ इंटरफेरेंस से ही रिलेटेड रह गई जो कि जिसको हम लोग बीट्स बोलते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। ऐसे ही उसके भी जो है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। बीट्स क्या होती हैं, बीट्स क्या होती हैं, यहाँ पे जो साउंड की हमने बात की वो किस तरह से थी कि सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी। और सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या कि एक सेकंड में जितनी वेव्स फर्स्ट वाला स्पीकर जनरेट कर रहा है, फर्ज करो कि इस तरह से हम लोग देख रहे हैं वेव को भी, उतना ही एम्पलीट्यूड और उतनी ही फ्रीक्वेंसी के साथ सेकंड वाला जो आपके पास स्पीकर है वो भी साउंड को जनरेट करेगा। मतलब दोनों जो आपके पास वेव्स हैं वो सिमिलर होंगी, दोनों का एम्पलीट्यूड, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी इस वाले केस के अंदर। अब बीट्स क्या होती हैं, बीट्स की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो बीट्स आपके पास क्या होता है, डिफरेंट, या फिर इसे जो हम लोग डिफरेंस भी बोल सकते हैं, या चलो डिफरेंट ही लिख दो, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज व्हेन इंटरफेयर, जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का साउंड आपस में इंटरफेयर करे तो वो प्रोड्यूस करता है, व्हेन इंटरफेयर इट प्रोड्यूसेस बीट्स। और बेसिकली ये एक पेरियोडिक जो है वो आपके पास इंटरवल होता है जिसकी वजह से बीट जो है वो आपको सुनाई देती हैं। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि फ्रीक्वेंसीज के अंदर थोड़ा सा जो है वो आपके पास डिले आ जाए। ये आपके पास फर्स्ट वाला स्पीकर है, ये फर्स्ट वाली जो है वो सोर्स है जो साउंड वेव्स को एमिट कर रही है, और फर्स्ट करो कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 5 हर्ट्ज़ है। 5 हर्ट्ज़ का मतलब कि एक सेकंड के अंदर ये 5 वेव्स जनरेट कर रही है, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर 2, फिर 3, समझ लो कि 3 जो है वो जनरेट कर रही है। और फर्ज करो कि जो दूसरी वाली साउंड वेव है वो 2.9 या 2.8 के करीब जो है वो, मतलब थोड़ा सा फ़र्क आ जाए, पहली वाली की जो फ्रीक्वेंसी वो 3 हर्ट्ज़ है और जो दूसरे वाली की फ्रीक्वेंसी हो जाए वो आपके पास 2.5, 2.3 या फिर सिर्फ 2 हो जाए, तो इस तरह का जो आपके पास डिले आता है फ्रीक्वेंसी के अंदर वो आपको बीट्स प्रोड्यूस करके देता है।
इस तरह की साउंड वेव जब आपस में इंटरफेयर करेंगी, मतलब फ़र्ज़ करो कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो थोड़ी सी कम हो गई, कुछ इस तरह से जो इसकी फ्रीक्वेंसी, ये हमने जो है वो बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा कर दी है, इसको कम करते हैं, मतलब इतनी ही लेंथ के अंदर कम वेव्स आनी चाहिए। तो इसका मतलब कि ये जो है वो इसकी वेव थोड़ी सी बड़ी होगी कुछ इस तरह से। तो वेव्स के अंदर अगर वेव्स की फ्रीक्वेंसी के अंदर अगर थोड़ा सा डिले आ जाए और फिर ये दोनों वेव्स आपस में जो है वो इंटरफेयर करें, मतलब दोनों आपस में इस तरह से मिलें, तो जो चीज़ हमें सुनाई देगी वो बीट्स कहलाएंगी। और बीट्स क्या है? पेरियोडिक आपके पास इंटरवल होता है, या फिर आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है। और जब फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आपके पास दो वेव्स के अंदर पाया जाए और वो जब आपस में इंटरफेयर करें, तो जो चीज़ आपको मिलती है वो क्या कहलाती है? बीट्स। तो बस ये छोटा सा जो है वो आपके पास कॉन्सेप्ट है बीट्स को लेते हुए। और अब अगर हम लोग बढ़ें स्टेशनरी वेव्स के ऊपर, तो स्टेशनरी वेव्स को भी देख लेते हैं कि स्टेशनरी वेव्स क्या होता है। बेसिकली वो भी इंटरफेरेंस से ही रिलेटेड है। स्टेशनरी या फिर इसे जो है हम लोग स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं, वेव्स। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है स्टेशनरी या फिर स्टैंडिंग वेव्स की, और ये इंटरफेरेंस वाले टॉपिक से ही रिलेटेड है। डेफिनेशन में क्या बता रही है कि जब आपके पास वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, आपके पास दो वेव्स हों और उन दोनों वेव्स का जो आपके पास एम्पलीट्यूड हो और जो उनकी फ्रीक्वेंसी हो वो दोनों की दोनों सेम होनी चाहिए। अगर आपके पास दो वेव्स हैं जिनका एम्पलीट्यूड और जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और दोनों की दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आपस में इंटरफेयर कर रही हैं, तो आपके पास जो रिजल्टिंग पैटर्न बनेगा, जो रिजल्टिंग पैटर्न ऑफ वेव्स आपको मिलेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेशनरी या फिर स्टैंडिंग वेव्स। क्यों? क्योंकि जो आपको रिज़ल्ट मिलता है कि जब दोनों वेव जो कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आ रही हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है और उनका एम्पलीट्यूड भी सेम है, जब वो आपस में इंटरफेयर करती हैं तो जो आपको जो पैटर्न मिलता है वो इस तरह का दिखता है कि वो बिल्कुल स्टैंड है, वो मूव नहीं कर रहा। मतलब जो पैटर्न दिखेगा उसे हम लोग स्टैंडिंग वेव्स बोलेंगे। और स्टैंडिंग वेव्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो आपको दिखेगा कि वो एक ही जगह पे है, वो आगे इस तरह से मूव नहीं कर रहा। और इसकी एग्जांपल जो हम लोग ले सकते हैं, सिंगल सोर्स वाली एग्जांपल जो हम लोग ले लेते हैं। एग्जांपल जो है वो अगर हम लोग फ्रॉम सिंगल सोर्स देखें तो वो कौन सी एग्जांपल है? फ़र्ज़ करो कि आपके पास स्ट्रिंग वाली एग्जांपल ले लेते हैं। फ़र्ज़ करो कि ये आपके पास जो है वो एक पॉइंट है या एक जो है वो दीवार है, और यहाँ से जो आपने एक स्ट्रिंग इसके साथ बांधी हुई, एक रस्सी जो है वो यहाँ से आपने इसके साथ फिक्स कर दी है, और यहाँ से आप जो है वो वेव्स जनरेट करना शुरू करो। रस्सी पकड़ी, हिलाना शुरू कर दिया, और जैसे आप इसको हिलाना स्टार्ट करोगे तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो है वो एमिट होना स्टार्ट हो जाएगी। एक सेकंड के अंदर जितनी भी आप वेव जो यहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हो वो इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, और जो भी इसका एम्पलीट्यूड होगा वो भी आपके पास जो है वो सेम आएगा। मतलब ये एक वेव है जो आपने इस डायरेक्शन के अंदर प्रोड्यूस की है। आपने वेव यहाँ से जो स्टार्ट करना वेव जो है वो जनरेट करना स्टार्ट की, जिसकी फ्रीक्वेंसी और जो एम्पलीट्यूड था वो कुछ भी था। यहाँ पे लिख दो कि किसी भी फ्रीक्वेंसी की और किसी भी एम्पलीट्यूड की जो आपने वेव यहाँ से जनरेट करना स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब ये वेव ट्रैवल करती यहाँ पे पहुँचेगी, तो ये आपके पास क्या है? सरफेस, या फिर इसे हम लोग बैरियर बोलते हैं। ये आपके पास क्या है? बैरियर है या फिर सरफेस है। और हमने अभी पीछे पढ़ा कि जब कोई वेव सरफेस के ऊपर जाके टकराती है या फिर बैरियर से जब कोई वेव टकराती है तो क्या होता है? वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। उसी मीडियम के अंदर क्या होता है कि वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, फिर वापसी आना शुरू हो जाती है। तो क्या होगा कि यहाँ से वही वाली वेव पीछे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी, और मतलब समझ लो कि यहाँ से एक और वेव जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। या फिर यही वाली जो वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी और जिसका एम्पलीट्यूड जो यहाँ पे जाके टकरा रही थी, इसी फ्रीक्वेंसी और इसी एम्पलीट्यूड के साथ वो चीज़ वापसी आ जाएगी। फिर वो वाली जो वेव है वो आपके पास वापस आना स्टार्ट हो जाएगी। और वापसी कैसे आएगी? कुछ इस तरह से। तो ये आपको जो है पैटर्न देखने को मिलेगा। और अगर इसका एक्सपेरिमेंट आप लोग यूट्यूब वगैरह पे देखो या घर पे खुद भी करो, तो आप जो है वो यहाँ से जनरेट करके देखना।
वेव जो है वो जनरेट करके देखना, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड कुछ भी रखो। जब आप देखोगे कि वो वेव यहाँ तक पहुँची है तो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट बैक होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब ये दोनों आपस में मिलेंगी, क्योंकि यहाँ से तो हम लोग जनरेट कर रहे हैं जो हमारे पास वेव्स हैं, यहाँ से तो हम लोग जो है जनरेट करना जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है और करते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे वो यहाँ पे पहुँचेगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो ये दोनों की दोनों वेव्स, एक वो जो हम लोग यहाँ से जनरेट कर रहे हैं और एक वो जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापसी आ रही है, दोनों का जो एम्पलीट्यूड है और जो फ्रीक्वेंसी वो सेम है। और जब ये आपस में जो है वो इंटरफेयर करेंगी तो हमें इस तरह का पैटर्न जो वो देखने को मिलेगा। इस पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेशनरी या फिर स्टैंडिंग वेव्स। क्यों? क्योंकि ये इसी तरह से ऊपर और नीचे इस तरह से जो है ये मूव कर रही होती हैं और ऐसा लग नहीं रहा होता कि ये जो है ये ट्रांसफ़र हो रही है। ऐसा लग रहा होता है कि ये एक ही जो है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर जो इस तरह से मूव कर रही है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव्स या फिर स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी का जो लफ्ज़ है इसका भी मतलब क्या होता है, रेस्ट। स्टेशनरी का लफ्ज़ जो आपने मोशन के चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, रेस्ट। मतलब कि ये एक ही जगह पे जो है इस तरह से मूव कर रही है, ऊपर नीचे। तो या तो स्टैंडिंग वेव्स बोलो या तो फिर स्टेशनरी वेव्स बोलो, एक ही बात है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो ये जो पॉइंट्स हैं इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तभी यहाँ पे जो इनका क्या बोलते हैं, आपको एम्पलीट्यूड है वो बिल्कुल ज़ीरो हुआ नज़र आ रहा है। और इन पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड्स। इन पॉइंट्स को हम लोग नोड्स बोलते हैं। और ये वाला जो पॉइंट है, सबसे ऊपर वाला, सबसे टॉप वाला, इसे हम लोग जो है वो एंटी नोड्स बोलते हैं। एंटी नोड्स के मुखालिफ। और यहाँ पे क्या हो रहा होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तभी इनका जो एम्पलीट्यूड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा होता है। और फिर ये आपके पास क्या है, नोड है, ये आपके पास जो है वो एंटी नोड है, ये आपके पास नोड है। तो ये पूरा एक जो है वो आपको पैटर्न मिल रहा होता है। तो ये भी इंटरफेरेंस से ही रिलेटेड है। आपके पास एक वेव और जो रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरी वेव आ रही है, वो दोनों आपस में इंटरफेयर कर रही हैं। और जिस पॉइंट के ऊपर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है, आपको नोड्स मिल रही हैं। और जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहाँ पे आपको क्या मिल रही है, एंटी नोड्स मिल रही हैं। और ये वाली जो कंडीशन है वो आप लोग दूसरी तरह से भी जो समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी और जिसका जो एम्पलीट्यूड है वो दोनों सेम है, वो इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है। और यहाँ से जो है वो एक और वेव आई जिसका एम्पलीट्यूड और जिसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो इसी के बराबर थी, इस डायरेक्शन के अंदर आई, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। इसकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड और इसकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों की जो है वो सेम है। तो जब ये आपस में इंटरफेयर करेंगी तो इंटरफेरेंस के बाद जो पैटर्न आपको देखने को मिलेगा वो यही वाला मिलेगा। और इसे यहाँ पे जो आपको जो है वो वेव जो मिलेंगी, जो इंटरफेरेंस के बाद मिलेंगी, उसे हम लोग इंटरफेरेंस स्टेशनरी वेव्स या फिर स्टैंडिंग वेव्स बोलेंगे। तो ये स्टेशनरी या फिर स्टैंडिंग वेव्स का टॉपिक था। और आखिरी चीज़ शायद हमारे पास रह गई और वो शायद जो है वो आपके पास अल्ट्रासोनिक की है। तो अल्ट्रासोनिक को भी देख लेते हैं और उसके जो यूजेस हैं वो भी देख लेते हैं। छोटा सा है, वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। और उसके बाद बस फिर इस वीडियो को जो हम लोग एंड करेंगे। अल्ट्रासोनिक की अगर बात की जाए तो ये बेसिकली अलग से एक अब तो ब्रांच बन गई है फिज़िक्स की, और काफ़ी वास्ट जो है ये ब्रांच है जिसके अंदर जिसकी एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी सारी जगहों के ऊपर है। अल्ट्रासोनिक। अच्छा, यहाँ पे जो ये सोनिक है ये साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, साउंड वेव्स को या फिर साउंड को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। और अल्ट्रा का हमें लफ्ज़ पता है कि हमने अल्ट्रासोनिक का लफ्ज़ कहाँ पे इस्तेमाल किया था। बेसिकली 3 हमने जो वो चीज़ें पढ़ी थी, एक इंफ्रासोनिक, एक जो है वो आपके पास ऑडिबल रेंज थी, और एक हमने जो है ये कहीं पे इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था जिसे हम लोग अल्ट्रासोनिक बोल रहे थे। तो ये वही वाला अल्ट्रासोनिक है। इंफ्रारेड क्या थी कि ऑडिबल रेंज से नीचे की अगर कोई फ्रीक्वेंसी होगी तो वो वाला जो आपके पास साउंड वेव कहलाएगा वो इंफ्रासोनिक कहलाएगा। ऑडिबल रेंज क्या थी, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑडिबल रेंज के अंदर आती है। मतलब ऐसी साउंड वेव की जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हो तो वो ऑडिबल रेंज है। और इसका मतलब क्या कि ये वाली जो साउंड वेव्स हैं ये हम लोग सुन सकते हैं। कितनी, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी वाली वेव होगी, साउंड वेव होगी, वो हम लोग सुन सकते हैं।
इससे जो कम होगी वो इंफ्रासोनिक में जाएगी, और इससे जो ज़्यादा होगी वो किस में जाएगी, अल्ट्रासोनिक के अंदर। तो अल्ट्रासोनिक की भी डेफिनेशन के अंदर यही है कि फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड वेव्स ग्रेटर देन ऑडिबल रेंज। इस तरह से जो हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट बना के कि ऑडिबल रेंज से जो आपके पास बड़ी हो, अगर इस तरह से आएगा यहाँ पे जो अल्ट्रासोनिक, मतलब इस साइड पे जो आपके पास बड़ी वाली है ऑडिबल रेंज से अगर बड़ी फ्रीक्वेंसी आ गई तो वो किसके अंदर आएगी, अल्ट्रासोनिक के अंदर। तो मतलब क्या कि 20,000 हर्ट्ज से अगर कोई बड़ी फ्रीक्वेंसी वाली वेव आएगी तो वो अल्ट्रासोनिक के अंदर आएगी, और इसके जो वो काफ़ी सारे यूजेस हैं। बस ये आपके पास जो अल्ट्रासोनिक्स होती हैं और डिफरेंट तरीके हैं जिनके ज़रिए से हम लोग जो है इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसी क्रिस्टल की जो है आपकी बुक के अंदर एग्जांपल दी हुई है कि इलेक्ट्रॉनिकली अगर उसको जो आप वाइब्रेट करवाओ तो उससे जो है आपको ये अल्ट्रासोनिक वेव जो है मिल जाती हैं। फिर इसकी एप्लीकेशंस क्या है, बेसिकली ये प्रोड्यूस किस तरह से होती है वो उसका इतना ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं है, वो हमारा टॉपिक भी नहीं है कि कैसे प्रोड्यूस करवाते हैं। फिर क्या जो लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर वो ये लिखा हुआ है कि किसी क्रिस्टल को जो है वो हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो वाइब्रेट करवाते हैं तो ये जो है प्रोड्यूस होती हैं। अब इसके यूजेस क्या क्या हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अल्ट्रासोनिक जो हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो कुछ जो है वो यहाँ पे हमने लिखे, जो कि यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि इसके यूजेस कहाँ का है, या फिर इस तरह से बोल दो कि इसकी एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन है सबसे पहले तो सोनार के अंदर, इन सोनार, और सोनार के अंदर किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, डेप्थ ऑफ द सी को मेजर करने के लिए, डेप्थ ऑफ सी। नेवी के अंदर अगर आपका कोई बंदा है तो उसको पता होगा कि सोनार क्या होता है। बेसिकली वो नेवी के अंदर जो पढ़ाते भी हैं, सोनार एक ऐसी डिवाइस होती है कि जिससे हम लोग डेप्थ ऑफ द सी जो है मालूम कर सकते हैं कि आपके पास फ़र्ज़ करो कि आपके पास समुंदर है और ये जो आपके पास नीचे उसकी ज़मीन है, यहाँ पे जो आपके पास ग्राउंड है और यहाँ तक पानी है, और आप जो है वो कश्ती के अंदर और आपको जो है वो पता करना है कि इसकी डेप्थ कितनी है। तो यहाँ से जो बेसिकली सोनार से हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो भेजते हैं, जो कि नीचे ग्राउंड से टकरा के वापसी आती हैं, और फिर हम लोग ये डिस्टेंस जो मेजर कर सकते हैं या मेजर कर लेते हैं और बताते हैं कि जो इसकी हाइट है, ये जो इसकी डेप्थ है वो इतनी है। डेप्थ जो है वो आपके पास इस तरीके से जो है वो आ जाती है। और इसका फ़ायदा क्या है कि जो दूसरी आपके पास रडार वगैरह या फिर जो दूसरी वेव्स हैं, दूसरे जो तरीके हैं जिनके ज़रिए से हम लोग डेप्थ ऑफ द सी मेजर करते हैं, उसके अंदर बेसिकली ये होता है कि वेव जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं पानी की तरफ से। इनका फ़ायदा ये है कि ये एब्जॉर्ब नहीं होती, क्योंकि साउंड वेव्स हैं तो साउंड वेव, हाँ ये साउंड वेव्स हैं तो ये जो है नीचे जाके हमें आसानी से डेप्थ बता देती हैं सी की। तो एक जो है वो आपके पास एप्लीकेशन तो ये आ गई सोनार के अंदर। फिर मेडिकल पर्पस के अंदर भी जो है ये इस्तेमाल होती हैं, और ये तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बार जो है सुना होगा। मेडिकल पर्पस के अंदर क्या, अल्ट्रासाउंड जिसका जो आपको रीज़न है या फिर जिसका जो काम है वो आपको पता है कि अल्ट्रासाउंड किस लिए किया जाता है। इंटरनल जो पार्ट्स हैं हमारे उनको देखने के लिए, या फिर ऐसी चीज़ें कि जो आपके पेट के अंदर मौजूद होती हैं, या फिर कहीं इंटरनल जो पार्ट्स हैं उन्हें देखने के लिए बेसिकली जो हम लोग अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। और उसके अंदर होता क्या है कि यही वाली जो फ्रिक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली जो हमारे पास वेव होती है फ्रिक्वेंसी की, बेसिकली वही नीचे जो है हम लोग फेंकते हैं अपने बॉडी के अंदर, और वो जो है वो टकरा के उस बॉडी पार्ट से वापसी आती है और हमें बताती है पूरा स्ट्रक्चर, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो देखने के लिए मेडिकल पर्पस के अंदर हम लोग अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अल्ट्रासाउंड वाली मशीन कहलाती है। इसके अलावा जो इसका इस्तेमाल है वो मेटल्स के अंदर टू डिटेक्ट क्रैक्स इन मेटल्स के अंदर देखने के लिए कि कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है। फ़र्ज़ करो कि आपके पास जो है वो पाइपलाइन है मेटल की, तो ये पहचानने के लिए कि यहाँ पे जो कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यहाँ पे जो हम लोग भेजते हैं और चेक करते हैं कि कोई क्रैक वगैरह अगर हो तो मेटल के अंदर हमें पता लग जाए। इसी तरह फिर सबसे आखिरी जो इसकी एप्लीकेशन है वो
है तो और भी काफ़ी सारी, वो आपकी बुक के अंदर, वो आप लोग पढ़ लेना। सबसे आखिरी जो है वो आपके पास क्या है कि फॉर ब्लाइंड पीपल्स, ब्लाइंड लोगों के लिए एक डिवाइस जो है वो बनाई जा रही है या फिर बनी हुई है, आप नेट पे सर्च करना तो आपको मिल जाएगी। तो ब्लाइंड लोगों के लिए एक जो है वो आपके पास स्टिक होती है, एक स्टिक होती है जो जिसके अंदर से अल्ट्रासोनिक वेव्स निकल के जा रही होती हैं और वो सेंस करके बता देती हैं कि आगे ऑब्स्टिकल आने वाला है या फिर यहाँ पे जो है आपके पास कोई ऑब्स्टिकल पड़ा हुआ है। तो उसके अंदर जो चीज़ या जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा होता है, वो जो स्टिक होती है जो ब्लाइंड पीपल के लिए जो बनाई जाती है, अंधे लोगों के लिए बनाई जाती है, तो उसके अंदर यही वाला कॉन्सेप्ट होता है कि वो अल्ट्रासोनिक वेव जो एमिट कर रहे होते हैं, जो कि आगे किसी अगर ऑब्स्टिकल से टकराएगी तो वो आपसे आके जो है उसे सेंस करके बता देगी कि आगे जो है ये ऑब्स्टिकल हैं, तो यहाँ से आप लोग जो है नहीं जाएँ और ये वाला रास्ता जो है वो अपनाएं। और भी काफ़ी सारी इसकी एप्लीकेशंस है, वो आप लोग जो अपनी आखिरी पैराग्राफ के अंदर अगर बुक के अंदर मौजूद है तो पढ़ लेना, नहीं तो इतनी भी बहुत हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।